नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर प्रयागराज से है। शाइस्ता परवीन की संपत्ति होगी कुर्क। प्रशासन ने की कुर्की की पूरी तैयारी। उमेश पाल शूट आउट में वांटेड है। शाइस्ता पुलिस ने शाइस्ता पर घोषित किया है 50,000 का इनाम। शूटर अरमान के खिलाफ भी कुर्की की तैयारी। फरार चल रहे अरमान पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। तो माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर जो है इनाम घोषित है और पुलिस जो है इनकी संपत्ति कुर्की में लगी हुई है। पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसके अलावा फरार चले अरमान पर भी 50 लाख का इनाम घोषित किया गया है। उनके खिलाफ भी कुर्की की तैयारी की जा रही है। और गाजियाबाद हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध की कोशिश की गई, जहां बाउंड्री वॉल के पास 4 फीट गहरी सुरंग खोदी गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है। बता दें कि यह एयरबेस एयर स्ट्राइक से लेकर अन्य मामलों में महत्वपूर्ण रहा है। वहीं हिंडन एयरबेस की सुरक्षा के लिए थर्मल कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां नोटों की गिनती अभी भी चालू है, तो वहीं भाजपा न सिर्फ इस मामले को हाथों हाथ उठा रही है, बल्कि इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ खुलकर मोर्चा भी खोल दिया है। बता दें कि दिल्ली के मधुबन चौक पर भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में कांग्रेस के नेता धीरज साहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर रखी हुई है, क्योंकि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। और मिर्जापुर के थाना विंध्याचल क्षेत्र में पुलिस ने धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस प्रशासन जगह जगह पर चेकिंग कर रही है, जिसके बाद अवैध लाउडस्पीकर को हटाने का काम किया जा रहा है और साथ ही अनावश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो वहीं इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी, नगर प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे। रुक करते अगली खबर की ओर। रायबरेली से सड़क दुर्घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार सड़क पार कर रहे किशोर को जोरदार टक्कर मार देती है और दूर तक तिनके की तरह सड़क पर रगड़ते ले जाती है, जिसमें बच्चा बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसके बाद आनन फानन में गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि कार सवार टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं ये पूरा मामला मिलेरिया थाना इलाके के गौरीगंज हरदासपुर का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जहां कारोबारी को बंधक बनाकर लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश नितिन पंडित के पैर में गोली लग गई। साथ ही लूट में शामिल बदमाश सौरभ भी गिरफ्तार हो गया है। साथ ही लूटे गए 50 लाख रुपए में से 32 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। सूचना के आधार पर तत्काल ही थाना पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग प्रारंभ की गई, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान जब दो युवक एक गाड़ी पे मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, उन्हें रुकने हेतु इशारा किया गया। उनके द्वारा ना रोकते हुए पुलिस बल पे फायरिंग झोंक दी गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें एक युवक जिसका नाम नितिन पंडित है वो घायल हो गया तथा दूसरा युवक सौरभ मौके से ही गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा पूछताछ में इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा गया। इनके पास से लूटी गई रकम नकदी में से 32,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। उक्त पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैज्ञानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
और खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बता दें, बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक सिपाही और एक बदमाश घायल हो गया। इस दौरान दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां युवक की निर्मम हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस हत्यारोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक किराए के मकान में अकेले रहता था और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की निर्मम हत्या की गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं हमीरपुर राठ कस्बे के पीताम्बरा अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण एक युवक की जान चली गई। नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसको देखकर अस्पताल कर्मी अस्पताल बंद कर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और खबर जौनपुर से है, जहां दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बोतल में पेट्रोल ना देने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट की। पूरा मामला बरसठी थाना क्षेत्र के श्री दुर्गावती ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। और खबर आगरा से है, जहां मामला सरिया कारोबारी निखिल अग्रवाल के साथ मारपीट का है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने एसीपी हरिपर्वत मयंक तिवारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की है। बढ़ते हैं आगे। खबर हमीरपुर के अचपुरा बैधुना गांव से है, जहां के सैकड़ों ग्रामीण एक साथ मिलकर जिलाधिकारी के यहां शिकायत लेके पहुंचे। बता दें कि ग्रामीणों का ये आरोप है कि जिस कोटेदार को राशन बांटने की जिम्मेदारी मिली है, वो कोटेदार न सिर्फ गल्ले में मिट्टी की मिलावट करता है, बल्कि गल्ला लेने आए ग्रामीणों को भद्दी भद्दी गालियां भी देता है। ये बात ये देखिए, ये कैसे मोहरम कितनी मिली है, ये देखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 अगस्त 2019 को लिए गए सरकार के फैसले को सही बताया। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। तारीख 5 दिसंबर 2019, सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया। इस बिल ने सालों से चली आ रही जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए एक देश एक कानून के दायरे में ला खड़ा किया। शाह के इस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया था। जमकर विरोध हुआ, जमकर प्रदर्शन हुए, लेकिन इस फैसले के बाद घाटी में शांति कायम होने लगी। जिस लाल चौक पर एक वक्त में मुल्क का झंडा फहराने पर कोहराम होता था, उस लाल चौक पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने लगा। जिन युवाओं के हाथ में एक वक्त में पत्थर हुआ करते थे, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगे। मगर सवाल उस सोच पर उठने लगे थे कि वो कौन है जो घाटी में अमन चैन का दुश्मन है। आलम ये रहा कि हुर्रियत के कई चेहरे इस फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गए और इस फैसले के खिलाफ एक के बाद एक 23 याचिका दाखिल हुई।
जिस पर 4 साल 4 महीने और 6 दिन के इंतजार और लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया और सरकार का वो फैसला बिल्कुल सही था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा ही दी। When a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the union executive on behalf of the state is not subject to challenge. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए धारा 370 को अस्थायी बताकर याचिकाओं को रद्द कर दिया, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर मानते हैं। #नया जम्मू कश्मीर। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई दिग्गजों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। वहीं कश्मीर के महाराजा रणजीत सिंह के बेटे करण सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि साथ ही केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की भी मांग कर डाली। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही हो गई। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के 2 हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। एक तरफ जहां करण सिंह और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये फैसला कई नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई थी। ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर, लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे। इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। और ये सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीओ को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीओ को कब्जे में लाएंगे? ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीओ को तो कब्जे में लाया करो। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं,
अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर कह दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। 370 अस्थायी प्रावधान था जो खत्म हो गया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर के बाद क्या 370 को लेकर बहस कब खत्म होगी। खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि 370 अब इतिहास रह गया, जो हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर की तकदीर की यादों में दफन हो गया, जो अब कभी जिंदा नहीं होगा। ये साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। और बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और वह शिवराज सरकार में मंत्री थे। बता दें कि मोहन यादव को आरएसएस का बेहद करीबी माना जाता है। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है और नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा स्पीकर बनाने की घोषणा की गई है। मोहन यादव अब नए एमपी होंगे, एमपी के मुख्यमंत्री होंगे। तो अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। देश के ओबीसी वोटर को डायरेक्ट मैसेज जो है एमपी में भेजा गया है, जहां वजह नंबर 2 की बात करें तो 2024 में बीजेपी का नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है। वहीं वजह नंबर 3 तो यूपी बिहार में सीधा संदेश जो है ये जाएगा। वहीं वजह 4 जो है वो लालू अखिलेश के वोटर्स को भी इसके जरिए साधने की कोशिश की गई है। 5वें कारण की बात करें तो यूपी में 54% और बिहार में 63% जो है वोटर्स हैं। और वजह नंबर 1 पर फिर से बात करें तो ओबीसी वोटर्स को डायरेक्ट मैसेज ये भेजा जाएगा एमपी में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर। और बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा है। काल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। खुशी हो रही है, जगह तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, चल रहा था नाम ऐसा, एकदम पूरा पता तो नहीं था। मेहनत का फल मिला है, इतनी मेहनत करी है तो उसका फल दिया भगवान ने। देखिए, मोहन यादव जी के बारे में जो मुझे जानकारी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। हाँ, बोला ना, मोहन यादव जी बहुत एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तीसरी बार विधायक वहाँ मध्य प्रदेश के थे और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी,
राकेश सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। और मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की बहुत खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चला। बता नहीं सकते कि बहुत कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत खुशी हो रही है। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति का अमित शाह, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का ध्यान को जनता ने आशीर्वाद दिया। कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला को सोमवार को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि इस योजना का लक्ष्य देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी, जिसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर बेहद खास दिन है। विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। साथियों, हमें प्रगति के जिस रोड मैप पर चलना है, वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय करेगा। देश के हर नागरिक का इनपुट उसमें होगा, सक्रिय भागीदारी इसमें होगी। सबका प्रयास यानी जन भागीदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल इंडिया अभियान हो, कोरोना से मुकाबला हो, वोकल फॉर लोकल होने की बात हो, हम सभी ने सबका प्रयास की ताकत देखी है। सबका प्रयास से ही विकसित भारत का निर्माण होना है। आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा
वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।